Good morning, students. In the last class, we have read about the chapter 3, Gopal and the Hilsa fish. And today we are going to discuss about the textual questions of this chapter along with the other exercises. In today's video, we are going to deal with the exercises of this particular chapter. So students, as you can see on the screen that the first textual question is, why did the king want no more talk about the Hilsa fish? The answer is, the king was tired of hearing about the Hilsa fish as everyone was talking about it all the time. This pained the king much, so he wanted no more talk about the Hilsa fish. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन आंसर तो आपको नोटबुक में लिखना ही है. जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो कि राजा हिल्सा फिश के बारे में और बात क्यों नहीं करना चाहता था. तो आंसर है कि राजा जो है वो थक गया था हिल्सा फिश के बारे में बात करते करते, इसलिए वो और नहीं करना चाहता था. द सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द किंग आस्क गोपाल टू डू टू प्रूव दैट ही वाज क्लेवर. राजा ने गोपाल को क्या चैलेंज दिया कि उसे ये काम करना है जिसको करने पर वो बुद्धिमान साबित हो जाएगा. तो आंसर इज, द किंग आस्क्ड गोपाल टू ब्रिंग ए हिल्सा फिश टू हिम फ्रॉम मार्केट टू द पैलेस विदाउट एनीवन स्पीकिंग अबाउट द फिश एंड डिस्कसिंग इट विथ हिम. दिस वुड प्रूव ही वाज क्लेवर. राजा ने गोपाल को बोला कि तुम्हें हिल्सा फिश मार्केट से महल तक लाना है. ध्यान ये रखना है कि कोई भी हिल्सा फिश के बारे में बात न करे. अगर तुमने ऐसा कर लिया तो तुम अपने आप को चतुर साबित कर दोगे. द थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट 3 थिंग्स डिड गोपाल डू बिफोर ही वेंट टू बाई हिज हिल्सा फिश. हिल्सा फिश खरीदने के पहले गोपाल ने क्या 3 काम किए. तो गोपाल शेव्ड ओनली 1/2 ऑफ हिज फेस, स्मीयर्ड एश and put on torn clothes before he went out to buy his hilsa fish. गोपाल ने अपनी जो है हिल्सा फिश खरीदने के पहले 3 काम किए. तो स्टूडेंट्स, पहला काम किया उसने आधा चेहरा सेविंग किया. दूसरा काम किया उसने अपने पूरे चेहरे पूरे शरीर में राख मली. और तीसरा काम उसने ये किया कि उसने फटे पुराने कपड़े पहने. उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड गोपाल गेट इनसाइड द पैलेस टू सी द किंग आफ्टर ही हैड बॉट द फिश. गोपाल ने जब मछली खरीद ली हिल्सा फिश, उसके बाद महल के अंदर प्रवेश कैसे किया. तो आंसर इज, द गेट कीपर्स वुड नॉट लेट गोपाल इन. ही देन बिगैन टू डांस एंड सिंग लाउडली. द किंग हर्ड दिस एंड ही ऑर्डर्ड द गेट कीपर्स to bring him inside. In this way, Gopal with his hilsa fish got inside the palace. देखो, गेट कीपर्स ने उसे अंदर बुलाने से मना कर दिया था क्योंकि वो उसको पहचान ही नहीं पाए थे. तब उसने क्या किया, डांस करने लगा और जोर जोर से गाने गाने लगा. अजीबोगरीब डांस करने लगा, अजीबोगरीब नृत्य करने लगा और जोर जोर से गाना गाने लगा. तो उसका ये अजीबोगरीब गाना ये सब सुन करके राजा के कानों तक भी उसका गाना गया. तब राजा ने उसको अंदर बुलवाया और इस तरह से वो अंदर गया. The fifth question is, explain why no one seemed to be interested in talking about the hilsa fish which Gopal had bought. ये समझाने की कोशिश करो कि गोपाल हिल्सा फिश लेकर के आया था, फिर भी लोग हिल्सा फिश के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे थे. तो आंसर इज, गोपाल स्ट्रेंज एंड कॉमिकल appearance made everyone notice and talk about him alone. None noticed the hilsa fish that he carried in his hand. गोपाल की अजीबोगरीब जो हुलिया उसने बनाया था उसी में सबका ध्यान खींचा चला गया, इसलिए किसी ने भी हिल्सा फिश को न तो ध्यान दिया और न उसके बारे में बात की. अब इसके बाद देखो स्टूडेंट्स, कुछ ट्रू फॉल्स भी दिए हुए हैं. राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस. यू हैव टू डू इन दिस योर बुक. द किंग लॉस्ट हिज टेम्पर इजिली. इट्स ट्रू. राजा बहुत आसानी से गुस्सा हो जाता था. Gopal was a madman. False. Gopal was a clever man. True. Gopal was too poor to afford decent clothes. Decent मतलब होता है अच्छे, नए या साफ सुथरे. गोपाल इतना गरीब था कि वो अच्छे कपड़े नहीं पहन पा रहा था, तो ये फॉल्स है. द किंग गॉट एंग्री व्हेन ही वाज शोन टू बी रॉन्ग.
राजा गुस्सा हो गया जब उसको गलत साबित किया गया। राजा गुस्सा हो गया जब उसको गलत साबित किया गया। तो ये फॉल्स है, क्योंकि राजा को जब फाइनली गोपाल ने प्रूव किया कि वो चतुर है, यानी एक तरह से राजा गलत है, तो ही बिकेम हैप्पी, ही वॉज नॉट एंग्री। ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स वर्किंग विथ लैंग्वेज में 1 नंबर आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, विच वी आर नॉट गोइंग टू डू नाउ, बिकॉज एज फार एज आई हैव रिमेंबर्ड आई हैव टॉट यू द 8 parts of speech in grammar, and I have most probably not taught you about the direct and indirect speech. So I am not giving you as this as your homework, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को थोड़ा समझाना पड़ेगा। इट्स अ डिफरेंट चैप्टर इन ग्रामर, और वो चैप्टर समझाने के बाद ही मैं आपको ये होमवर्क दे सकता हूँ, या मैं अगर आपको डायरेक्टली इसको सॉल्व भी करवा दूँ तो यू मे नॉट अंडरस्टैंड प्रॉपरली। तो वर्किंग विथ लैंग्वेज का 1 नंबर अभी फ़िलहाल आपको छोड़ना है। ठीक है, वर्किंग विथ लैंग्वेज का 1 नंबर आपको छोड़ना है, और 2 नंबर जो है, फाइंड आउट द वर्ड मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बाय लुकिंग देम अप इन द डिक्शनरी, देन यूज देम इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें 5 वर्ड दिए हुए हैं। ठीक है, चैलेंज, मिस्टेक, कॉमिकल, कोटियर, स्मीयरिंग, ये 5 वर्ड जो दिए हुए हैं, ये 5 वर्ड आपको क्या करना है, इनके वर्ड मीनिंग्स आपको डिक्शनरी से देख करके लिखने हैं, और उसके बाद आपको मेक सेंटेंस इनसे करना था। तो आपको जो है ये आपका 2 नंबर होमवर्क है। इफ़ यू गेट स्पेस इन द बुक यू मे डू इन द बुक, एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग द स्पेस यू शुड डू दिस नंबर 2 एज योर होमवर्क इन द नोटबुक। समझ गए? तो डिक्शनरी से इन 5 का मीनिंग्स लिखना है, देख करके जैसा डिक्शनरी में लिखा होगा वैसा ही लिखना, और सेंटेंसेस आपको खुद से बनाने हैं। याद रखना, सेंटेंसेस मीनिंग को यूज़ करके नहीं बनाना है, सेंटेंसेस इन वर्ड्स का बनाना है। ठीक है, इन वर्ड्स को यूज़ करके सेंटेंसेस बनाना है। तो दिस इज़ योर होमवर्क नंबर 2 विच आई एम नॉट शेयरिंग इन द स्क्रीन। आप अपना टेक्स्ट बुक देखो, वर्किंग विथ लैंग्वेज का 2 नंबर आपका होमवर्क है। अब हम लोग डायरेक्टली पिक्चर रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। पिक्चर रीडिंग का भी जो पिक्चर दिया हुआ है, दैट इज आई एम नॉट शोइंग इन द स्क्रीन, आई विल रीड इट वर्बली, और उसके बाद पिक्चर रीडिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इनको मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, तो एक बार पिक्चर को अगर मैं पढ़ूं तो आप देख सकते हो, स्टैग बाय द साइड ऑफ ए पॉन्ड, हाउ ब्यूटिफुल माई हॉर्न्स आर, hunters run for your life, but my legs are so thin and ugly, let me hide somewhere. These branches, oh no, they are too close, get out of here. I was proud of my horns, they could have caused my death, I was ashamed of my legs, they saved me. तो स्टूडेंट्स अब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। वेयर इज द स्टैग, व्हाट इज ही डूइंग, जो आप स्क्रीन में देख पा रहे हो। डज ही लाइक हिज एंटलर्स और हॉर्न्स, डज ही लाइक हिज लेग्स, व्हाई इज द स्टैग रनिंग, इज ही एबल टू हाइड इन द बुशेस, वेयर आर द हंटर्स नाउ, आर दे क्लोजिंग इन ऑन द स्टैग, इज द स्टैग फ्री, एंड व्हाट डज द स्टैग से अबाउट हिज हॉर्न्स एंड लेग्स। तो ये क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, और सॉल्व किया हुआ मैं आपके साथ शेयर करूँगा पेज, और जिसको आपको बुक में स्पेस मिले तो बुक में करना है, अदरवाइज आपको नोटबुक में करना है। तो लेट्स रीड, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द स्टोरी ऑल अबाउट। स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक स्टैग है जिसको अपने सिंगों पर गर्व है, कि उसके सिंग जो है वो बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि उसके सिंग जो है खूबसूरत है काफ़ी, उन पर उसको गर्व है। अपने पैरों पर उसको घृणा है, पैरों से उसको घृणा है, क्योंकि उसके पैर उसकी नज़र में बदसूरत हैं। ठीक है, और इसलिए वो अपने सिंगों का एक दिन गुणगान कर रहा था, पैरों की बुराई कर रहा था, कि अचानक कुछ
सिपाही उसके पीछे आ जाते हैं, मतलब सॉरी कुछ शिकारी उसके पीछे आते हैं और उसका शिकार करने के लिए बंदूक लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो जब वो बंदूक लेकर के आगे बढ़ रहे थे तो स्टैग अपने आप को बचाने के लिए तेज़ी से भागता है और थोड़ी दूर भागने के बाद उसको झाड़ियों भरा रास्ता मिलता है, जहाँ पर मतलब जैसे कई बार होता है ना कि ऊपरी तौर पर काफ़ी सारी झाड़ियों से एक रोड, कोई रास्ता काफ़ी हद तक ढका रहता है। हाँ, आप उसके नीचे से जा सकते हो। झाड़ियों से कई बार हाफ सर्कुलर वे में ऐसे करके रास्ता ढका रहता है। तो हाफ सर्कुलर वे में रास्ता ढका हुआ था और झाड़ियों के बीच से उसको निकलना था क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था। तो जब वो निकलने की कोशिश किया तो उसके सिंग जो थे वो झाड़ियों में अटकने लगे, झाड़ियों में फंसने लगे, उसके सिंग झाड़ियों में फंसने लगे। ठीक है, तो क्या हुआ, जब उसके सिंग झाड़ियों में फंसने लगे तो जो है वो बहुत कोशिश किया, अपने पैरों से खूब जोर लगाया। अंततः किसी तरह से उसके पैरों के जोर के कारण उसके सिंग, मैंने फंसे हुए उसके सिंग उन झाड़ियों से निकल पाए और वो भागने में कामयाब हो पाया। तो अंततः उसने ये समझा कि जिन सिंगों पर मुझे नाज था वो सिंग आज मुझे मरवाने वाले थे। लगभग मैं मरने ही वाला था अगर वो सिंग मैं अपने पैरों के जोर से न छुड़ा पाता था, लेकिन जो मेरे पैर हैं वो मुझे बचा लिए। तो हकीकत कुछ और थी। हकीकत ये थी कि उसके पैर काम के थे और सिंग बेकाम के थे। तो इस तरह से ये कहानी थी। तो क्वेश्चन आंसर जो है वो हम लोग आंसर डिस्कस मैं आपसे कर रहा हूँ। तो देखो आप, वेयर इज द स्टैग का आंसर है द स्टैग इज बाय द साइड ऑफ ए पॉन्ड। व्हाट इज ही डूइंग का आंसर है ही इज लुकिंग एट हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर। डज ही लाइक हिज एंटलर्स और हॉर्न्स का आंसर आप लिख सकते हो यस ही लाइक हिज एंटलर्स और हॉर्न्स सिंस ही थिंक्स देम टू बी ब्यूटिफुल। या फिर ऐसे लिख सकते हो सिंस he thinks they are beautiful। them to be beautiful भी लिख सकते हो, they are beautiful भी लिख सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन है does he like his legs? तो आंसर है no he does not like his legs as he thinks them to be thin and ugly। फिफ्थ क्वेश्चन है why is the stag running? तो आंसर है the stag is running to get away from the approaching hunters। मतलब पास आते हुए हंटर से डर करके वो स्टैग जो है वो भागने लगे थे। सिक्स्थ क्वेश्चन है इज ही एबल टू हाइड इन द बुशेस? क्या वो झाड़ियों में छुपने के लिए कामयाब हुआ? नो। तो आंसर होगा ही इज अनेबल टू हाइड इन द बुशेस, या नो ही इज, ऐसे भी लिख सकते हो नो कॉमा ही इज नॉट एबल टू हाइड इन हिज बुशेस एज हिज हॉर्न्स गेट इंटैंगल्ड इन द ब्रांचेस। वो इसलिए नहीं भाग पाया क्योंकि उसके जो सिंग थे वो ब्रांचेस में अटक गए थे, फंस गए थे, इसलिए वो झाड़ियों में छुप नहीं पाया। वेयर आर द हंटर्स नाउ? सेवेंथ क्वेश्चन जो है उसका आंसर होगा द हंटर्स आर वेरी क्लोज टू द बुश वेयर द स्टैग इज ट्राइंग टू हाइड। जहां पर वो स्टैग छुपना चाह रहा था उसके बहुत पास ही हंटर्स आ गए थे। आर दे क्लोजिंग इन ऑन द स्टैग? यस द हंटर्स आर क्लोजिंग इन ऑन टू हिम, इन ऑन हिम। हंटर्स उसके तरफ ही आ रहे थे, बहुत करीब थे उसके। 9th और 10th नंबर क्वेश्चन भी आप स्क्रीन में देख पा रहे हो। 9th क्वेश्चन है इज द स्टैग फ्री? तो आंसर है यस द स्टैग फ्रीज हिमसेल्फ फ्रॉम द बुशेस दैट हैड बिकम एंटेंगल इन हिज हॉर्न्स। स्टैग ने फाइनली अपने आप को फ्री कर लिया था। और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द स्टैग से अबाउट हिज हॉर्न्स एंड लेग्स? तो आंसर है द स्टैग रियलाइजेज दैट द हॉर्न्स ऑन विच ही वाज सो प्राउड ऑफ nearly caused his death while the legs on which he was ashamed of carried him to safety। जिन सिंहों पर उसे नाज था वो उसको लगभग मरवाने वाले थे और जिन पैरों पर उसको घृणा थी, पैरों से उसे घृणा थी, वो पैर उसको बचा लिए और उसको सुरक्षित कर दिया। अब क्वेश्चन है नाउ राइट द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स, गिव इट ए टाइटल। स्टूडेंट्स, मैंने स्टोरी राइटिंग कभी ना कभी आपसे शेयर की है। इसी सेशन में मैंने आपसे स्टोरी राइटिंग शेयर की थी। प्रोबेबली अप्रैल महीने में जो ऑनलाइन क्लास हुई थी
वाया व्हाट्सअप, तब मैंने शेयर की थी स्टोरी राइटिंग। तो स्टोरी राइटिंग में मैंने आपको बताया था पहले कि स्टोरी राइटिंग में क्या होता है कि सबसे पहले आपको एक टाइटल देना पड़ता है, उसके बाद स्टोरी को सीक्वेंस में एक पैराग्राफ स्टोरी का लिखना पड़ता है। जनरली स्टोरी के 2 या 3 पैराग्राफ्स नहीं होते, स्टोरी एक ही पैराग्राफ में लिखी जाती है, कुछ लाइंस मतलब 10 से 15 लाइन में लिखी जाती है और एक ही पैराग्राफ में आमतौर पर लिखी जाती है, पैराग्राफ डिवीजन इसमें नहीं होता। तो पहले एक टाइटल होता है, फिर स्टोरी लिखी जाती है और उसके बाद उसका एक मॉरल, मतलब मॉरल देना ज़रूरी होता है, आपको मॉरल देना ही पड़ेगा, समझ गए। तो अब हम लोग जो है पढ़ते हैं इस जो पिक्चर कॉम्पोजिशन है या जिसका हमने आंसर्स दिया, उस आंसर्स को बेस करके या पिक्चर को बेस करके, जनरली पिक्चर को बेस करके स्टोरी लिखी जाती है। तो जो पिक्चर कॉम्पोजिशन में जो आपको पिक्चर में जो बबल्स के द्वारा दिखाया गया था, जो हमने शुरू में पढ़ा था, तो टेक्स्ट बुक में आप देख लो जो पिक्चर दिया हुआ है जहाँ जहाँ, और बॉक्सेस के द्वारा बबल्स के द्वारा जो स्टैक की बातें बताई गई है वही आपको एलाबोरेट करके बड़ा करके कहानी में लिखना है। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये भी आपको अपनी नोटबुक में करना है अगर आपको बुक में स्पेस ना मिले तो आंसर विल बी द स्टैग्स प्राइड ऑन हिज हॉर्न्स। Once a stag felt thirsty. He came to the pond to drink water. There he saw his reflection in the water of the pond. He felt very happy seeing the beauty of his horns. But my horns, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, HORNS होगा, US नहीं। But my horns rarely cost, rarely भी नहीं होगा, nearly होगा, NEARLY, but my horns nearly cost me death होगा, cost me death, by death नहीं होगा, me होगा, by की जगह me लिखोगे। My horns nearly cost me death on which I was proud of, whereas my legs saved me on which I was ashamed of. He saw his ugly feet. He felt ashamed of them. Just then he saw some hunters approaching with guns. He ran away to hide in some bushes nearby. His antlers got entangled in the dense bushes. The hunters had come quite close by then. The stag struggled hard to free himself from the bushes. He then raced to a safe spot and thought, my horns nearly cost by death, नहीं me होगा, me death, on which I was proud of, whereas my legs saved me, on which I was ashamed of. And the moral is, beauty is lying in usefulness. सुंदरता किसी चीज़ की उपयोगिता में छुपी हुई होती है। कोई चीज़ अगर उपयोगी है तो वो सुंदर ही कहलाने योग्य है, और कोई चीज़ अगर ऊपरी तौर पर सुंदर है लेकिन अनुपयोगी है, कोई चीज़ अगर ऊपरी तौर पर सुंदर है लेकिन अनुपयोगी है तो वो सुंदर कहलाने के लायक नहीं है। हालांकि हम ऐसा आमतौर पर नहीं करते, हम लोग ऊपरी तौर पर दिखने वाली चीज़ की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और उसका गुणगान करने लगते हैं, उसकी तारीफ करने लगते हैं। लेकिन किसी इंसान या किसी वस्तु के अंदर की जो क्वालिटी है वही उसकी सुंदरता का पैमाना या आधार होना चाहिए। इस स्टोरी का एक और मॉरल हो सकता है स्टूडेंट्स, ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। फिर से बोल रहा हूं, ऑल दैट ग्लिटर्स, GLITTERS, ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। गोल्ड तो पता ही आपको, GOLD। ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, इसका मतलब है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। ये भी इसका मॉरल हो सकता है। तो ये इस तरह से हम लोगों ने ये स्टोरी का एक स्टोरी शेयर की मैंने आपके साथ। मैं चाहता तो आपको ये होमवर्क दे सकता था, बट आई हैव नॉट गिवन यू दिस एज योर होमवर्क। तो मैंने आपको ये होमवर्क नहीं दिया, मैंने आपको सॉल्व करवा दिया, आपको इसको
बुक या नोटबुक में लिखना है। ठीक है, तो फॉर्मेट आपको पता ही है। सबसे पहले आपको वर्ड मीनिंग्स उतारने हैं चैप्टर के, फिर क्वेश्चन आंसर्स लिखना है, टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स लिखना है। टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स के बाद जो बाकी के राइटिंग पोर्शंस वगैरह बचते हैं वो आपको लिखने होंगे। तो बाकी के राइटिंग पोर्शन क्या बचे, बाकी मैंने आपको एक वर्किंग विथ लैंग्वेज का 2 नंबर दिया था करने के लिए, और उसके बाद मैंने आपको पिक्चर रीडिंग का क्वेश्चन आंसर्स जो नंबर 2 में दिया हुआ वो दिया, और ये 3rd नंबर जो आपने देखा है। ये तीनों क्वेश्चंस आपको जहाँ भी अगर स्पेस अगर मिलता है तो आप स्पेस को यूज़ कर लेना, और स्पेस को यूज़ करके बुक में ही लिख देना, और अगर स्पेस नहीं मिलता है तो आपको उसको नोटबुक में ही करना है। समझ गए बात। और हाँ, जब आप लोग नोटबुक चेक करवाने के लिए आओगे स्कूल में तो याद रखना, आपको जिन क्वेश्चंस को आपने बुक में किया है तो आपको बुक चेक करवानी है मुझसे। यू नीड टू चेक लेट योर बुक्स चेक्ड। जो क्वेश्चन है बहुत ही गिने चुने क्वेश्चंस जिसका स्पेस बुक में दिया हुआ है वो आपको मैं बुक में करने बोलता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप अननेसेसरी उसको बुक में भी लिखो, फिर अननेसेसरी आप उसको कॉपी भी करो नोटबुक में। ज़बरदस्ती का एक बेवजह की मेहनत मैं नहीं करवाना चाहता। तो इसीलिए याद रखना कि जब आप नोटबुक सबमिट करोगे तो अगर बुक में कुछ किया हुआ है आपका तो बुक भी आपको नोटबुक के साथ सबमिट करनी है। ठीक है, और ये एक बात और याद दिला दूं कि आप लोगों को हर वेडनेसडे और हर सैटरडे को तो स्कूल में आकर के अपने पेरेंट्स के थ्रू या खुद आकर के स्कूल में आकर के आपको अपनी नोटबुक सबमिट करके जाना है। जहाँ तक पॉसिबल हो अपने पेरेंट्स को ही भेजिएगा। आपके पेरेंट्स आकर के आपकी बैग को स्कूल में सबमिट करके चले जाएंगे, और फिर एक दिन बाद आपको वो नोटबुक चेक की हुई मिल जाएगी और आप उसको ले जाओगे वापस। ठीक है, तो ये जो भी होमवर्क्स मैं दे रहा हूँ ये आपको सबमिट करना है। जैसे आज तक का जो मैंने होमवर्क दिया है या आज तक जो भी मैंने शेयर किया है क्वेश्चन आंसर्स वगैरह, ये सब नोटबुक में करके आप मोस्ट पॉसिबली आप इसको कल सबमिट कर दो। सैटरडे 29 अगस्त 2020, 29 अगस्त 2020 शनिवार को आप लोग इसको अपनी नोटबुक को, और ऑब्वियसली बुक में अगर किया है कुछ तो बुक और नोटबुक दोनों को अपनी बैग में डाल करके पेरेंट्स के थ्रू स्कूल में सुबह 9 से 12 के बीच सबमिट करके चले जाओ। और अगले दिन मतलब अब मंडे ही होगा, तो मंडे को आपको अपनी नोटबुक मिल जाएगी। ओके, सो इसके बाद देखो स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन है विच इज़ ए क्रॉसवर्ड पजल। ये भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। जस्ट ट्राई, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप ये सारा सॉल्व भी करोगे। आप इसको अगर आपको ठीक से नहीं आ रहा है, कुछ क्लूज दिए हुए हैं, समझ रहे हो, टेक्स्ट बुक देखो अपनी, कुछ क्लूज दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, और उस क्लूज के आधार पर आपको क्रॉसवर्ड पजल को सॉल्व करना है। तो आपका ये क्रॉसवर्ड पजल भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। जस्ट ट्राई, फिलिंग द ब्लैंक्स के थ्रू क्लूज है, और ट्राई करो इसको सॉल्व करने की। अगर होता है तो ठीक है, और अगर नहीं होता है तो मैं देखता हूँ, मैं फिर बाद में आपको करवा दूंगा। थोड़ा इजी लग रहा है मुझे, इसलिए मैंने आपको ये होमवर्क दिया है। इतना भी मुश्किल नहीं है। कोई एक आध वर्ड आपको थोड़ा सा 1, 2 या मुश्किल से मुश्किल 3 वर्ड आपको थोड़ा हार्ड मिल सकता है, बाकी मिल सकते हैं 2-3 वर्ड आपको हार्ड लग सकते हैं, बाकी ये इजी है। तो नंबर 4 जो क्वेश्चन ये है कि कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड लैडर विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन बिलो। 7 फिल इन द ब्लैंक्स हैं। इसके आधार पर आप उस जिगजैग शेप के जो क्रॉसवर्ड पजल है उसको सॉल्व करो। लेफ्ट से राइट कुछ वर्ड बनेंगे, ऊपर से नीचे कुछ वर्ड बनेंगे। ठीक है, तो टुमारो आई एम वेटिंग फॉर योर नोटबुक्स टू बी चेक्ड। कल अगर आप लोग नोटबुक सबमिट कर देते हो तो, वरना सिर्फ इंग्लिश की, आपको सारे सब्जेक्ट की नोटबुक्स हर बुधवार और हर शनिवार को सबमिट करनी है। समझ गए बात? हर बुधवार को 9 से 12, हर शनिवार को 9 से 12, क्योंकि ये 3-4 दिनों में आपको कुछ ना कुछ तो होमवर्क मिलेगा ही। तो जिस सब्जेक्ट का भी सब्जेक्ट का आपको होमवर्क मिलता है ये 3-4 दिनों में, आप उनको कर करके सबमिट कर देना और नेक्स्ट डे अपनी नोटबुक कलेक्ट कर देना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 3 जो हम लोग पढ़ रहे थे पूरी तरह से हमने कंप्लीट कर लिया है, और
इसके बाद नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 3 तो हमारा हो गया है पूरा कंप्लीट, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पोएम पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह को डील करेंगे। ठीक है, तो डेट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। स्टे एट होम, स्टे सेफ।